हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको हम कहेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। टू बी रियली फ्रैंक, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंटिन्यूएशन है जिसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी आप इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो, और आई शुड रेदर से कि आप इसको इलेक्ट्रो एनालिटिकल मैथड्स में पढ़ते हो ना। हम लोगों ने टाइट्रेशन वर्ड बहुत पहले भी सुना है और हम लोगों ने 11-12 से टाइट्रेशन किया है। देखो अब तक हम जो करते आ रहे थे वो हम क्या कर रहे थे कि हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क लेते थे, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर या तो एसिड लेते थे या तो बेस लेते थे। यूजुअली हम इसके अंदर जो लेते हैं वो बेस लेते हैं। विल बी टेकिंग अप अ बेस ओवर हियर जिसका कुछ तो मोलैरिटी होगा। लेट अस से हम कहते थे कि वो 0.2 मोलार है और हमने उसका 10 ml लिया हुआ है, ठीक है। हम 10 ml पिपेट से पिपेट आउट करते थे और पिपेट आउट करके यहाँ डाल देते थे। ऊपर हम क्या लेते थे, एक ब्यूरेट लेते थे और उस ब्यूरेट के अंदर हम एक एसिड डाल देते थे, ठीक है। वो ब्यूरेट इस तरीके से हमारे पास होता था और यहाँ पर एक इंडिकेटर डाला जाता था। जो इंडिकेटर जो हमारे पास होता था वो यूजुअली लेट अस से हम फिनोप्थलीन लेते थे, PHALEIN, फिनोप्थलीन, ठीक है। अब फिनोप्थलीन क्या होता है, बेस में वो कलर चेंज करता है जब वो बेस से एसिडिक मीडियम में जाता है। हम लोग यहाँ पे रखते हैं लेट अस से एसिड रखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में चले जाएगा वो वहाँ पे कलर शो करना स्टार्ट कर देता था, या जैसे ही सोल्यूशन में इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा वहाँ पे कलर शो होता था। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, बट मैं एक मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। तो हम एक इंडिकेटर लेते थे, हम एक फिनोप्थलीन इंडिकेटर के साथ बेस यहाँ पे ले रहे थे, यहाँ एसिड ले रहे थे, हम टाइट्रेशन करते थे। और हम टाइट्रेशन करने के बाद क्या करते थे, हमारा जो वॉल्यूम है एसिड का वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। जिस वॉल्यूम पर आने के बाद वो टाइट्रेट हो जाता था। अब देखो हमको एसिड का मोलैरिटी नहीं पता होती थी, वी डोंट नो द मोलैरिटी ऑफ एन एसिड। हाँ, बट हमें इसका जब हम टाइट्रेट करेंगे तो हमें पता चलता था, मान लो कि यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम निकल के आती है, लेट अस से हम निकल के आ रही है 5 ml, फिर हम क्या यूज़ करते थे, M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2 का फॉर्मूला यूज़ करते थे। यहाँ पे कलर चेंज हो जाता था, वो कलरलेस टू लाइट पिंक हो जाता था। बहुत ही लाइट पिंक हमको लेके आना होता था। अब वो लेके लाइट पिंक लाना ही बहुत बड़ा टास्क होता था, क्योंकि एक ड्रॉप भी अगर एक्स्ट्रा गिरा, इवन अ सिंगल ड्रॉप एक्स्ट्रा विल मेक इट डार्क पिंक। तो हम एकदम पेल पिंक चाहिए होता था। हम ये M1V1 का फॉर्मूला यूज़ करते थे। फिर हम एसिड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके साथ हम टाइट्रेट कर रहे हैं, हम उसका मोलैरिटी निकाल लेते थे। M2 विल बी M1, यानी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मान लो 5 ml लगती है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 0.4 मोलार फिर हमारा सोल्यूशन हो जाता था एसिड का। इस तरीके से हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस करते थे, हम निकालते थे। अब देखो इस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की एक प्रॉब्लम है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे जो इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, मतलब मैं ऑनेस्टली अगर आपसे कहूँ, इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर पूरा का पूरा एसिड और पूरे के पूरे बेस को न्यूट्रलाइज कर दे, वो जो कंडीशन आती है जिसको हम इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं, उसको डिटरमाइन करना या उसको एक्यूरेटली निकालना बड़ा टफ हो जाता था। रीजन ये होता था कि आप ये फिजिकल अपनी आंखों से देख रहे हो एंड यू हैव टू टेक केयर कि वहाँ पे एक सिंगल ड्रॉप, देखो कभी कभी टाइट्रेशन करते समय होता ये था कि ब्यूरेट जो आपका यूज करते हैं, इसको हम ब्यूरेट कहते हैं, ठीक है। ये जो आप ब्यूरेट यूज़ कर रहे होते थे यहाँ से लीक हो जाता था, या कभी कभी एक्स्ट्रा एक ड्रॉप भी अगर एक्स्ट्रा चला गया तो उससे आपकी पूरी रीडिंग खराब हो जाती थी। इसलिए हम क्या लेते थे, 3 रीडिंग लेते थे, 1 2 3, जो कि किसी ने कभी ली नहीं है, और फिर हम कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग उसको निकाल लेते थे। 3 में से अगर तीनों रीडिंग में से कोई 2 रीडिंग भी अगर कांस्टेंट आती थी तो हम कहते थे वो कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग है, ठीक है, जो कि कभी होता नहीं था। हम यूजुअली एक ही रीडिंग निकाल के 3 बार उसको रिप्रेजेंट करते थे, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है, बट यूजुअली स्टूडेंट्स वही करते हैं। तो इस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एक ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि यहाँ पर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, या जिसको हम कहते हैं जहां पर एसिड बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है, वी विल नो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। ये एक्यूरेट कंडीशन या एग्जैक्ट पॉइंट निकालना बहुत टफ होता था, क्योंकि आप अपनी आंखों से उसको कर रहे थे और हैंड कंट्रोल से करते थे। अगर मान लो ये थोड़ा सा भी लीक हुआ तो एक्स्ट्रा ड्रॉप गिर जाता है, या कंटेनर के अंदर अगर आप गलती से कहीं कुछ इंप्योरिटी हो जाती है, एसिड लगा हो या बेस लगा हो या व्हाटएवर XYZ रीजंस। तो ये सारी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए अब हम जो मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। नाउ व्हाट बेसिकली इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि सर यहाँ पे एसिड होना चाहिए, ओके, हर बेस का और हर एसिड का, और रेदर आई शुड से एवरी इलेक्ट्रोलाइट हैज गॉट सम कंडक्टिविटी।
हर इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूशन में कंडक्टिविटी होती है। मतलब अगर मैं 0.2 मोलार 10 ml का बेस लेके आता हूँ तो उसकी कुछ अलग से कंडक्टिविटी होगी। अगर मैं एसिड लेके आता हूँ, एसिड की अलग कंडक्टिविटी होगी, सॉल्ट की अलग कंडक्टिविटी होगी, वाटर की कंडक्टिविटी, वेल टू बी रियली फ्रैंक, प्योर वाटर जो होता है हम उसको नॉर्मल आइडियली प्योर वाटर शुड बी अ बैड कंडक्टर, बट सिंस हम तो यहाँ पे टैप वाटर यूज करते हैं, जो नॉर्मल वाटर यूज करते हैं उसमें क्लोरीन या मिक्स होता है तो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी उसकी होती है। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको पूरा न्यूट्रलाइज करके, उसको बैलेंस करके, उसकी कंडक्टिविटी जो ऑलरेडी सिर्फ प्योर वाटर की कंडक्टिविटी होगी हम उसको जीरो मान लेते हैं। भाई ऑब्वियसली जब तुम इसकी कंडक्टिविटी सोल्यूशन की लोगे, बेस के अंदर वाटर भी तो ऐड करोगे ना, एक्वियस सोल्यूशन बनाओगे, एसिड के अंदर वाटर भी ऐड करोगे। अब हमारा जो वाटर होता है वो यूजुअली उसमें थोड़ा बहुत टैप वाटर की वजह से क्लोरीन वगैरह मिक्स हो जाते हैं, सॉल्ट मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ जो प्रिंसिपल अब यूज करना है वो ये करना है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस एसिड बेस का टाइट्रेशन का फंडा, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच वी हैव स्टडीड। कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट की अपनी एक कंडक्टिविटी होती है, रेदर देन सेइंग हर एक इलेक्ट्रोलाइट की, आई वुड से हर एक कटायन की, हर एक अनायन की अपनी एक कंडक्टिविटी होती है। अब देखो हम करने वाले क्या है, हम फिर से वही बीकर लेंगे, अब हम ना राउंड बीकर लेंगे इस तरीके से, विल बी टेकिंग अप समवट लाइक दिस, और इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स को लाके रख देंगे। ये दो पैरेलल प्लेट जो होंगी ये कंडक्टिविटी मेजर करेंगी कि कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कितना है मेरे सोल्यूशन के अंदर। अब इससे दो पैरेलल प्लेट हैं, ये कंडक्टिविटी मेजर करेंगे जिसको हम बाद में कंडक्टेंस के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो अगर कंडक्टिविटी एक बार आ गई तो कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस निकालना बड़ा आसान होता है। मोलार कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ये सारी चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। अब कंडक्टेंस निकालना भी आसान है, वंस यू नो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव बैटरी है, ये नेगेटिव बैटरी है, और यहाँ पे हम एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर या समथिंग कुछ लगा देते हैं जो हमको मेजर करके देगा कि अंदर कंडक्टेंस कितना है, व्हाट इज द कंडक्टेंस इनसाइड दिस कंटेनर। फिर हम यहाँ पे ब्यूरेट लगाते हैं, हम ब्यूरेट लगाएंगे और ब्यूरेट को साइड में लगा के छोड़ देंगे, जिसके अंदर से हम यहाँ पे एसिड भर के रखते हैं, ठीक है। लेट अस अब एसिड भरेंगे कि बेस भरेंगे वो डिपेंड करता है। हम वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रखेंगे और एक इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे या तो एसिड होगा या तो बेस होगा यहाँ पे। तो अब देखो आपको दो टर्म्स को याद रखना है, इसको कहा जाता है टाइट्रेंट और इसको कहा जाता है टाइट्रेंट, ठीक है। टाइट्रेंट, अब आपको ये दो वर्ड याद रखना है। अब एक और कंडीशन याद रखनी कि आपका जो टाइट्रेंट होना चाहिए इट शुड बी 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन दिस। मतलब आप ये जो यूज़ कर रहे हो, जो भी आप नीचे लेने वाले हो टाइट्रेंट के तौर पे, ये उससे 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऐसा हो जाएगा अगर ये बहुत डाइल्यूट होगा तो आपको बहुत सारा, मतलब देख लो ना, आप सोचो ये देखो 5 ml में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी मोलैरिटी 0.4 थी, सामने वाले की मोलैरिटी 0.2 थी, इसकी मोलैरिटी 0.24 थी, इसलिए इसका आधा वॉल्यूम लगा जब इसका 10 वॉल्यूम तुमने लिया। तो सामने वाला जो एसिड तुम रखोगे वो बहुत हो सके तो 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड रखो, जिससे कि जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो कम है। नहीं तो पता चला एक बार ब्यूरेट खत्म हो गया, दूसरी बार ब्यूरेट खत्म हो गया, तीसरी बार ब्यूरेट खत्म होगा, पर न्यूट्रलाइजेशन एंड पॉइंट आ ही नहीं रहा, तो फायदा नहीं है। तो आपका जो ऊपर वाला जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो जिसको हम टाइट्रेंट कहते हैं, इट शुड बी 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। इट शुड बी 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड। अब हमें करना क्या है, हमें पता है कि हमारा जो भी एसिड और बेस होता है उसमें भी, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका कंडक्टेंस सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे हाई कंडक्टेंस वो बताते हैं, हाईएस्ट कंडक्टेंस होता है उनका, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहते हैं। और उसके अंदर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर H+ एंड OH- आयन प्रेजेंट होते हैं, और H+ एंड OH आयन- सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस दिखाते हैं। आप इसको ट्रांसपोर्ट नंबर से लिंक कर सकते हो, आप इसको वेलोसिटी, विस्कोसिटी, वॉटेवर, आप इसको H+ OH- की स्पीड से रिलेट कर सकते हो। पर अगर H+ और OH- सोल्यूशन में है तो वो सोल्यूशन सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस दिखाता है। अब आपको ये याद रखना। दूसरा फिर आता है हमारे पास सॉल्ट। जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं वो सेकंड नंबर पे आते हैं। अब जितने भी अपार्ट फ्रॉम H+ और OH- आयन जितने भी आयंस हैं, बाकी के जितने भी आयंस हैं वो मीडियम कंडक्टेंस दिखाते हैं। और लास्ट में आ जाता है वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड एंड वीक बेस में इवन तो H+ आयन और OH- होते हैं, इवन तो उनके अंदर होते हैं, बट सिंस वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो वो लीस्ट कंडक्टेंस दिखाते हैं। वी ऑल नो सॉल्ट्स के लिए अल्फा का वैल्यू 1 होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी अल्फा का वैल्यू 1 होता है। मतलब ये भी कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं वीक एसिड वीक बेस की बात करूँ, इनका वैल्यू 1 से कम होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज ग्रेटर देन सॉल्ट्स एंड सॉल्ट्स आर ग्रेटर देन वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, कंडक्टेंस समझने के लिए। देखो मेरे पास जो कंटेनर है, मैं एक इस वीडियो में मैं एक बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करेंगे।
मान लेते हैं मेरे पास यहाँ ब्यूरेट के अंदर आई हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और मेरे पास ये कंटेनर है और मैंने यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट्स को लगाया हुआ है। इसका अरेंजमेंट भी हमारे पास होता है, हमने अपैरेटस यूज़ किया होगा, वाइट कलर का अपैरेटस, आपने वो ग्लास बल्ब समथिंग होता है जो हम यूज़ करते हैं। हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया जो कंडक्टेंस हमको बताएगा कि अंदर का कंडक्टेंस कितना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करूँ इस तरीके से, ध्यान से सुनना ज़रा, यहाँ पर मैं डालूंगा वॉल्यूम ऑफ HCl, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे मैं ले लेता हूँ HCl और स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे मैं ले लेता हूँ NaOH, ठीक है, NaOH, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HCl। जैसे ही मैं वॉल्यूम ऑफ HCl ऐड करना स्टार्ट करूँगा, मान लो HCl का मैंने कुछ भी वॉल्यूम ऐड नहीं किया है, तो उस समय पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो लेट मी चेंज द इंक, स्ट्रॉन्ग बेस की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब जैसे ही तुम एक ड्रॉप HCl डालोगे, डोंट यू फील HCl जो आएगा और वो NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। नाउ यू थिंक, पहले सोल्यूशन में NaOH था जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी, जैसे ही HCl आया, HCl ने NaOH को गायब कर दिया और क्या बना दिया, NaCl और वाटर। अब वाटर की कंडक्टिविटी तो वैसे ही बहुत कम होती है और NaCl सॉल्ट है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सॉल्ट की कंडक्टिविटी कम होती है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से, क्यों, क्योंकि उनके अंदर आयंस अलग होते हैं। और यहाँ पे जो H+OH था वो तो वाटर बना के बैठ गया। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ाने लगोगे, कंडक्टिविटी कम होने लगेगी, कंडक्टिविटी कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है और एसिड, मैं कह सकता हूँ बेस डिक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम आएगा कम होगी क्योंकि सॉल्ट बनते जा रहा है और सॉल्ट की कंडक्टिविटी एसिड के बेस के मुकाबले बहुत कम होती है। एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा HCl ने पूरे के पूरे NaOH को न्यूट्रलाइज कर दिया, उस समय सोल्यूशन में सिर्फ कौन बैठा होगा, NaCl बैठा होगा और सिर्फ वाटर बैठा होगा। तो यहाँ अब जब मेरा पूरा का पूरा बेस न्यूट्रलाइज हो गया है एसिड की मदद से, उस समय जो कंडक्टिविटी होगी वो किसकी वजह से होगी, वो सॉल्ट की वजह से होगी प्लस वाटर की वजह से होगी। प्रैक्टिकली वाटर को हम अनडिसोसिएटेड मान के चलते हैं, तो पूरी की पूरी कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी, सॉल्ट। इसके बाद अगर आपने एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा HCl डाला तो HCl के सामने NaOH है ही नहीं, तो वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, किसी को नहीं करेगा। तो HCl अब सोल्यूशन में ही रहेगा, उस केस में आपकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी कि बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और कंडक्टिविटी फिर से बढ़ेगी 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 और बढ़ती चली जाएगी जैसे ही आप HCl को ऐड करते जाओगे। तो मुझे सिर्फ इतना पता करना है कितनी वो वॉल्यूम थी HCl की जिसको मैंने ऐड किया। मुझे इसकी मोलैरिटी पहले से पता थी, मान लेते हैं मैंने इसका 10 ml लिया था जिसकी मोलैरिटी 0.2 थी, 0.2 मोलार था। HCl जो था, HCl की मोलैरिटी मुझे पता नहीं वो कितना मोलार है, हाँ, लेकिन उसकी वॉल्यूम अब मुझे पता चल गई है, उसकी वॉल्यूम निकल के आती है, मान लेते हैं 5 ml। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वॉल्यूम पता चलेगी वो एक्यूरेटली पता चलेगी। अब यूजुअली टू बी रियली फ्रैंक, ग्राफ इतना स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ग्राफ इज नॉट सच अ स्ट्रेट लाइन, ये एकदम एक्यूरेटली शार्प कट आएगा। एक्चुअल ग्राफ जो आप प्रैक्टिकल जब करोगे, जो एक्चुअल ग्राफ निकल के आता है वो एक्चुअल ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से निकल के आता है, डिक्रीज होगा और सडनली इस तरीके का ग्राफ निकल के आता है। दिस इज हाउ स्टूडेंट्स यूजुअली जो रिपोर्ट करते हैं। ऐसे केस में आपको करना क्या होता है, ऐसे केस में आपको इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करना होता है यहाँ तक, लाइक इससे यहाँ से स्ट्रेट लाइन मारनी होती है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मारनी होती है, ये जो पॉइंट निकल के आता है अब आपका ये इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, तो जिसको मैं एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट बोलता हूँ। अब दोनों प्रोसेसेस में, इसमें और जो हमने थोड़ी देर पहले ये वाला प्रोसेस देखा, इसमें क्या 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 डिफरेंस और सिमिलरिटी, देखो इसमें भी हम टाइट्रेट कर रहे हैं, इसमें भी हम टाइट्रेट कर रहे हैं, बस इसमें आप अपनी नज़रों से एंड पॉइंट को नोटिस करने की कोशिश कर रहे हो कि एंड पॉइंट आ गया है कि नहीं आ गया, जिसमें कि गलती हो सकती है। हो सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा किस कलर, पिंक के जो शेड्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक, डार्क पिंक है, लाइट पिंक है, बेबी पिंक है, गर्ल्स माइट बी नोइंग दिस बेटर, तो कहाँ रुकना है आपको कैसे पता चलेगा। पर यहाँ पर इवन जो मैं अपनी नज़रों से देख नहीं रहा हूँ, मुझे एक एक ड्रॉप डालते जाना है और हर ड्रॉप के बाद मुझे यहाँ पे रीडिंग को नोटिस करना है। आफ्टर एवरी एडिशन ऑफ एवरी ड्रॉप आई हैव टू जस्ट लुक एट दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितना है। आफ्टर एवरी ड्रॉप आई हैव टू जस्ट लुक एट द वैल्यू और मुझे यहाँ ग्राफ प्लॉट करना है। ऑब्वियसली आपकी जो ड्रॉप होती है वो ड्रॉप आपके कंट्रोल में नहीं होती है, ड्रॉप का साइज फिक्स होता है, इसीलिए तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो आपको कभी परफेक्ट मतलब ना शार्प ग्राफ नहीं मिलेगा, आपका ग्राफ ऐसे टर्न हो जाएगा, बिकॉज आफ्टर एडिंग इवन ए सिंगल वॉल्यूम सडनली हो सकता है कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन पे आएगा नहीं, या तो मैं अपना ब्यूरेट ऐसा बनाऊं जिसमें कि बहुत एकदम टाइनी ड्रॉप गिरे, इतनी टाइनी ड्रॉप गिरे कि मैं एक 0.1 ml का भी हिसाब रख सकूं वहाँ पे कितना ml जा रहा है, तभी और तभी आपका जो ग्राफ निकल के आएगा वो एकदम स्ट्रेट, एकदम एक्यूरेट आएगा। पर यूजुअली हमारी जो ड्रॉप होती है,
जो ब्यूरेट के अंदर की ड्रॉप निकल के आती है इस तरीके की, वो काफ़ी बड़ी होती है और उसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में एसिड निकल जाता है, ठीक है ना। अब जब काफ़ी क्वांटिटी में एसिड निकलेगा, मान लो यहाँ तक आपका ग्राफ आया, इसके बाद एक हल्का सा सिर्फ एसिड चाहिए था कि वो शार्प कट मारे, बट यूजुअली वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एसिड हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो हमारा जो ग्राफ यूजुअली निकल के आता है रीडिंग लेते समय वो ऐसा आता है। अब प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, प्रॉब्लम ब्यूरेट के साइज़ के साथ है। हमारे पास एकदम फाइन, एकदम मिली ml, मतलब कहते हैं ना बहुत फाइन, अगर हमारे पास अगर ब्यूरेट हो तो जो हम यूजुअली रिसर्च लैब में नैनो टेक्नोलॉजी की जो लैब्स होती हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी वाले होते हैं या बायोटेक वाले होते हैं, वो उस सिरिंज को माइक्रो सिरिंज जिसको कहते हैं, वो माइक्रो सिरिंज को यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर सिरिंज लगाने के यूज़ करता है। अगर ऐसा हमारे पास कोई अपैरेटस मिले कि जिससे कि मैं बहुत टाइनी ड्रॉप डाल सकूँ, एकदम टाइनी ड्रॉप, शायद तब मेरा ग्राफ जो यहाँ का हो ये एकदम शार्प आने लगे। पर अगर वो शार्प नहीं आता है, दैट डज नॉट मीन कि हम नहीं निकाल सकते। हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं। आप अपना रीडिंग निकाल लो, रीडिंग इस तरीके से निकालते रहो और यहाँ से ग्राफ जब ऐसा आएगा उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दो, और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद यहाँ का जो लाइन आएगा ये आपको एक्यूरेट वॉल्यूम बताएगा। तो इसीलिए हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपको एक्यूरेट आंसर बताएगा। अब इसकी भी लिमिटेशंस हैं, इतना भी एक्यूरेट आंसर नहीं बताएगा, बिकॉज अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो शेप होता है या जो ड्रॉपलेट का शेप होता है उसकी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी कभी अगर प्रॉपर स्टरिंग नहीं किया उस कंटेनर को, क्योंकि कंडक्टेंस कितना होगा वो डिपेंड करता है। अगर न्यूट्रलाइजेशन हुआ और न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद आपने उसको प्रॉपर स्टरिंग नहीं किया, इसीलिए हम यूजुअली क्या करते हैं, इसके नीचे एक मैग्नेट लगा देते हैं। वो जो मैग्नेट होता है वो कंटिन्यूसली गोल घूम रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा सोल्यूशन कंटिन्यूसली सर्कल मारेगा। नहीं तो होगा कि इस एरिया में HCl ने NaOH को न्यूट्रलाइज किया और आपने जो अपना सेल लगाया है वो साइड में लगाया हुआ है, तो वहाँ पे फिर से रीडिंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो है इस अपैरेटस को अगर आपको अरेंज करना है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके आपको ये ऐसा अच्छा ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो ग्राफ है वो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।